हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का इस चैनल पर स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्या है गिरफ्तारी और आपके अधिकार। फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि इस तरह वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपको मिलता रहे। तो चलिए देरी न करते हुए वीडियो में आगे डिस्कस करते हैं। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकार। संविधान के तहत इन अनुच्छेदों में मिलता है विशेष अधिकार। अनुच्छेद 22 गिरफ्तारी या हिरासत में लिए जाने पर उसके विरुद्ध संरक्षण का अधिकार। अनुच्छेद 22 में आपको यह अधिकार प्राप्त होता है कि आप यह जान सकते हैं कि हिरासत के विरुद्ध आपका संरक्षण का अधिकार क्या है। अनुच्छेद 22 के अनुसार गिरफ्तारी दो प्रकार की हो सकती है। प्यूनिटिव दंडात्मक अर्थात सामान्य दंड विधि के अधीन होने वाली गिरफ्तारी, जिसका उद्देश्य होता है ये गिरफ्तारी अपराध होने के बाद किया जाता है। और दूसरा है प्रिवेंटिव निवारक अर्थात निवारक निरोध विधि के अधीन होने वाली गिरफ्तारी। जैसे नाम ही है निवारक अर्थात अपराध होने से बचाने के लिए गिरफ्तारी किया जाता है कि कोई ऐसा माहौल बन गया है जिससे अपराध होने वाला है, तो उस समय पुलिस व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है ताकि अपराध ना हो सके। तो चलिए आगे डिस्कस करते हैं। और सामान्य विधि के अधीन गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट अंडर प्यूनिटिव डिटेंशन लॉज। अनुच्छेद 22 के खंड 1 और 2 किसी अपराध के संबंध में गिरफ्तार हुए व्यक्तियों को निम्नलिखित अधिकार प्रदान करता है। गिरफ्तारी के कारणों को शीघ्र बताए जाने का अधिकार। मामला है मध्य प्रदेश राज्य बनाम शोभाराम AIR 1966 SC 110 एवं तारापाद बनाम वेस्ट बंगाल राज्य AIR 1951 SC 174। फ्रेंड्स, इस मामले में कहा गया कि बिना गिरफ्तारी के कारण को जाने हुए कोई भी निरुद्ध व्यक्ति अपने बचाव में अच्छी तरह से तर्क नहीं पेश कर सकता है। अनुच्छेद 22(1) गिरफ्तार करने वाले प्राधिकारियों को निरुद्ध व्यक्ति को उसकी गिरफ्तारी के कारणों से शीघ्र अवगत कराने का आदेश देता है। निरुद्ध व्यक्ति जमानत पर छोड़े जाने का प्रस्ताव स्वीकार कर लेने पर भी उसका गिरफ्तारी के कारणों को जानने का अधिकार समाप्त नहीं हो जाता है। ये कहा गया मध्य प्रदेश राज्य बनाम शोभाराम में कहा गया था। और दूसरा कहा गया था यदि गिरफ्तारी के कारणों को विलम्ब से दिया जाता है तो उसका पर्याप्त कारण होना चाहिए। ये कहा गया था तारापाद बनाम वेस्ट बंगाल में। आगे है अपनी रुचि के वकील से परामर्श करने और बचाव करने का अधिकार। मामला है हुस्न आरा खातून बनाम गृह सचिव बिहार राज्य AIR 1979 SC 1377। इस मामले में कहा गया था कि प्रत्येक सिद्ध दोष व्यक्ति को जो निर्धनता या किसी अन्य कारण से अपना बचाव के लिए अधिवक्ता नहीं नियुक्त कर सकता तो उससे निःशुल्क विधिक सहायता पाने का संवैधानिक अधिकार है। यदि उक्त परिस्थितियों में निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान नहीं की जाती है तो अनुच्छेद 21 का उल्लंघन होने के कारण परीक्षण अवैध हो जाएगा। परीक्षण दैट मीन्स ट्रायल इलीगल हो जाएगा। निःशुल्क विधिक सहायता आपको CRPC की धारा 304 में भी वर्णित है। चलिए तीसरा है गिरफ्तारी के बाद 24 घंटे के अंदर किसी मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किए जाने का अधिकार। मामला है गणपति केशव राय बनाम नफीसुल हुसैन AIR 1954 SC 636। इस मामले में कहा गया था कि कोई भी व्यक्ति 24 घंटे से अधिक पुलिस की हिरासत में नहीं रखा जाएगा। गिरफ्तारी के बाद यात्रा का समय निकालकर 24 घंटे के भीतर किसी निकट के मजिस्ट्रेट के समक्ष उसे प्रस्तुत करना आवश्यक है। निकट के मजिस्ट्रेट के समक्ष कहने का मतलब अगर अपराध दिल्ली में हो जाए और एक्यूज अरेस्ट होता है बंगाल में, तो बंगाल में जहाँ अरेस्ट होता है वहाँ जो निकटतम मजिस्ट्रेट होंगे उस वहाँ पे उसे पेश किया जाएगा
उसके बाद से फिर वहाँ से ऑर्डर होगा और दिल्ली के लिए, तो फिर दिल्ली लाया जाएगा। अन्यथा गिरफ्तारी अवैध हो जाएगा। इसका उद्देश्य बंदी व्यक्ति को शीघ्र अपनी रिहाई प्राप्त करने का अवसर प्रदान करना है। यदि गिरफ्तारी प्रारंभ से ही अवैध है तो उसे रिहा कर दिया जाएगा। चौथा है अधिकार 24 घंटे से अधिक मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना निरुद्ध से संरक्षण। किसी भी अपराधी को 24 घंटे से अधिक निरुद्ध में नहीं रखा जा सकता। मामला है पंजाब राज्य बनाम अजब सिंह AIR 1953 SC 10 एंड दूसरा मामला है CBI वर्सेस अनूप जे कुलकर्णी AIR 1992 SC 141। इस मामले में कहा गया था कि किसी भी निरुद्ध व्यक्ति को 24 घंटे से ज़्यादा उसको कस्टडी में नहीं रखा जा सकता। मजिस्ट्रेट के आदेश के बाद ही उसे 24 घंटे से ज़्यादा कस्टडी में रखा जा सकता है। ये CRPC की धारा 57 में भी वर्णित है। CBI बनाम अनूप जे कुलकर्णी में कहा गया था कि इसमें गिरफ्तारी के संबंध में मार्गदर्शक सिद्धांत विहित किया गया है, जिसका पालन न किए जाने पर गिरफ्तारी अवैध हो जाएगा। न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि जब किसी व्यक्ति को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 57 के अधीन गिरफ्तार किया जाता है तो उसे 24 घंटे के अधीन नज़दीक के मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। जो भी निकटतम मजिस्ट्रेट होंगे उनके समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। न्यायिक मजिस्ट्रेट उसे 15 दिन तक पुलिस की न्यायिक अभिरक्षा में रखने का आदेश दे सकता है। 15 दिन की समाप्ति के पश्चात उसे केवल न्यायिक अभिरक्षा में ही रखा जा सकता है, पुलिस अभिरक्षा में नहीं। अभिरक्षा 2 प्रकार के होते हैं, जुडिशियल कस्टडी और पुलिस कस्टडी। तो यदि अन्वेषण 90 दिन या 60 दिन में नहीं पूरा होता तो अभियुक्त को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 167 के अधीन जमानत पर छोड़ दिया जाएगा। 90 दिन की गिनती मजिस्ट्रेट के आदेश के दिन से जानी जाएगी। यह निर्णय अभियुक्त को पुलिस प्रताड़ना से संरक्षण प्रदान करने में सहायक होगा। पुलिस को अन्वेषण शीघ्र पूरा करना होगा, अन्यथा अभियुक्त को मुक्त करना पड़ेगा। कहने का मतलब कि अगर चार्जशीट 90 दिन, जिस मामले में 90 दिन है 90 दिन, और जिस मामले में 60 दिन है 60 दिन में फाइल नहीं होता है तो अभियुक्त को बेल पे रिहा करने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। नोट: उक्त संरक्षणों का उल्लंघन गिरफ्तारी को असंवैधानिक बना देता है। अनुच्छेद 22 के खंड 1 और 2 द्वारा प्रदत्त चारों अधिकारों किसी विदेशी शत्रु को तथा भी निवारक निरोध विधि के अधीन गिरफ्तार व्यक्तियों को नहीं प्राप्त है। किसी विदेशी शत्रु को और जो प्रिवेंटिव लॉ के अंतर्गत जो गिरफ्तार होते हैं उनको ये अधिकार प्राप्त नहीं है। आइए आगे डिस्कस करते हैं। अवैध गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण। अवैध गिरफ्तारी जो होती है उसके विरुद्ध क्या संरक्षण है? इसका मामला है जोगिंदर कुमार बनाम उत्तर प्रदेश 1994 फॉर SC 260। अवैध गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण। अपने एक महत्वपूर्ण निर्णय जोगिंदर कुमार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के मामले में उच्चतम न्यायालय ने अन्वेषण के दौरान किसी व्यक्ति की पुलिस द्वारा गिरफ्तारी करने के संबंध में मार्गदर्शक सिद्धांत विहित किए हैं, जिसमें निर्दोष व्यक्ति को पुलिस द्वारा अवैध एवं मनमानी गिरफ्तारी से संरक्षण प्रदान किया जा सके। न्यायालय ने कहा है कि किसी व्यक्ति को केवल किसी अपराध में सहभागी होने की शंका मात्र के आधार पर गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। जब पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करता है तो उसके विचार में उसका युक्त औचित्य होना चाहिए। राष्ट्रीय पुलिस आयोग ने अपनी रिपोर्ट में यह बताया है कि गिरफ्तारी की शक्ति पुलिस में भ्रष्टाचार का एक प्रमुख स्रोत है। आयोग के अनुसार 60% गिरफ्तारियाँ या तो अनावश्यक होती है या अवैध होती है। न्यायालय ने इसके लिए निम्नलिखित मार्गदर्शक सिद्धांत विहित किया है, जिसका पालन पुलिस को करना पड़ेगा। ये सिद्धांत है। पहला है, गिरफ्तार व्यक्ति को यह हक है कि
यदि वह प्रार्थना करे तो उसके एक मित्र, संबंधी या अन्य व्यक्ति जिसको वह जानता है या जिसे उसको कल्याण में दिलचस्पी हो सकती है, यथासंभव उसकी गिरफ्तारी के स्थान के संबंध में उसको सूचित किया जाएगा। 2. पुलिस अधिकारी गिरफ्तार व्यक्ति को जब उसे पुलिस स्टेशन लाया जाएगा तो इस अधिकार के संबंध में उसे बताया जाएगा। 3. पुलिस डायरी में इस संबंध में प्रविष्टि करना आवश्यक होगा कि गिरफ्तारी की सूचना किस व्यक्ति को दी गई थी। उपयुक्त सुरक्षाएं अनुच्छेद 21 और 22 क में अंतर्निहित है। न्यायालय ने सभी मजिस्ट्रेटों को यह निर्देश दिया है कि गिरफ्तार व्यक्ति को उनके समक्ष प्रस्तुत किए जाने पर यह सुनिश्चित करे कि उपयुक्त अपेक्षाओं का पालन किया गया है। न्यायालय ने कहा कि इन सिद्धांतों को सामान्य विधि में शीघ्र समाविष्ट कर दिया जाना चाहिए। न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि उपयुक्त अपेक्षाएं रिक्वायरमेंट्स सर्वांगीण एग्जॉस्टिव नहीं है, अर्थात इनके अतिरिक्त हो सकती है। निवारक निरोध विधियाँ, आइए उस पर डिस्कस करते हैं। प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज। अनुच्छेद 22 के अधीन प्राप्त सभी अपनी शक्ति के प्रयोग में सर्वप्रथम संसद ने 1950 में प्रथम निवारक निरोध अधिनियम पारित किया। इस अधिनियम का उद्देश्य भारत की सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था और समुदाय के लिए आवश्यक प्रदाय और सेवाएं बनाए रखने के विरुद्ध प्रतिकूल कार्य करने वाले व्यक्तियों को निरुद्ध करने के लिए उपबंध करना था। इस तरह निवारक निरोध विधियों को संवैधानिक स्तर प्रदान करने का उद्देश्य समाज विरोधी और देश को खतरा पहुंचाने वाले तत्वों को दबाना है। मामला है यक्के गोपालन बनाम मद्रास राज्य AIR 1960 SC 119। SC मतलब सुप्रीम कोर्ट, AIR मीन्स ऑल इंडिया रिपोर्टर। अनुच्छेद 22 के खंड 4 और से 7 किसी व्यक्ति को निवारक निरोध के अंतर्गत की गई गिरफ्तारी से संरक्षण प्रदान करते हैं। निवारक निरोध पदावली की संविधान में कोई परिभाषा नहीं दी गई है। निवारक प्रिवेंटिव शब्द दंडात्मक प्यूनिटिव शब्द का विलोम है। निवारक गिरफ्तारी दंडात्मक गिरफ्तारी से भिन्न है। दंडात्मक गिरफ्तारी निरुद्ध व्यक्ति को दंड देने के उद्देश्य से की जाती है, किंतु निवारक बंदीकरण का उद्देश्य दंड देना नहीं, वरन अपराध करने से रोकना या निरुद्ध व्यक्ति को किसी निश्चित अवैध उद्देश्य को पूरा करने से रोकना है। इसमें निरुद्ध किए गए व्यक्ति के ऊपर कोई अपराध का आरोप नहीं लगाया जाता। यह एक एहतियाती कार्यवाही है जो किसी व्यक्ति को अपराध करने से रोकने के लिए अपनाई जाती है। इसमें व्यक्ति को केवल संदेह के आधार पर गिरफ्तार कर लिया जाता है। लिवरसीज एंडरसन का मामला AIR 1942 का है SC 208। प्रजा की स्वतंत्रता कितनी ही मूल्यवान क्यों न हो, प्रजा की स्वतंत्रता कितनी ही मूल्यवान क्यों न हो, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनके लिए कुछ सीमा तक कानून बनाकर उनका बलिदान किया जा सकता है, जैसे देश की रक्षा या राष्ट्र की सुरक्षा। ऐसे परिस्थितियों में कानून बनाकर जो फंडामेंटल राइट्स है उसका बलिदान किया जा सकता है। मूल अधिकार आपका, उसका बलिदान किया जा सकता है। आपको अपने अधिकारों के प्रति आवश्यक तौर पर जागरूक होना चाहिए। कानून आपका दोस्त होता है और पुलिस भी आपकी मदद के लिए होती है। दोस्त, ये तो हुई हमारे संविधान के अंतर्गत प्रदत्त अधिकार। अब अन्य विधि द्वारा प्रदत्त अधिकार को भी जान लेते हैं। दंड प्रक्रिया संहिता क्रिमिनल प्रोसीजर कोड द्वारा प्रदत्त अधिकार। गिरफ्तारी। पहला अधिकार CRPC की धारा 51 CRPC की धारा 50(1) के तहत 50(1) के तहत पुलिस अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करती है तो गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को उसका कारण बताना होगा। यह जानना उसका अधिकार है। दूसरा, गिरफ्तारी का दूसरा अधिकार है CRPC की धारा 50(a) के मुताबिक गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के अधिकार अपनी गिरफ्तारी की जानकारी वह अपने परिवार या रिश्तेदार को दे सकता है। अगर उसको अपना अधिकार पता नहीं है तो यह पुलिस अधिकारी का कर्तव्य है कि वह इसकी जानकारी उसके परिवार को
और उसको दें। गिरफ्तारी, तीसरा अधिकार, जब पुलिस गिरफ्तारी के लिए आए तो उसे यूनिफॉर्म में होना चाहिए, वर्दी पर नेम प्लेट लगी होनी चाहिए, उस पर नाम स्पष्ट लिखा होना चाहिए। अगर महिला की गिरफ्तारी है तो महिला पुलिस के साथ होना चाहिए। गिरफ्तारी, चौथा अधिकार, सीआरपीसी की धारा 41B के अनुसार पुलिस को अरेस्ट मेमो यानी गिरफ्तारी का विवरण तैयार करना होगा, जिसमें गिरफ्तार करने वाले पुलिस अधिकारी की रैंक, गिरफ्तार करने का समय का क्या है, पुलिस अधिकारी के अतिरिक्त जो प्रत्यक्षदर्शी आई विटनेस के हस्ताक्षर भी शामिल होंगे। गिरफ्तारी, पांचवा अधिकार, जो अरेस्ट मेमो में होता है उसमें गिरफ्तार किए गए व्यक्ति से भी हस्ताक्षर करवाना जरूरी होता है, उस हस्ताक्षर के बिना वह अधूरा माना जाएगा। गिरफ्तारी, छठा अधिकार, जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है उसकी हर 48 घंटे के अंदर मेडिकल जांच जरूर होनी चाहिए। उसकी मेडिकल जांच किया जाता है, उसकी 48 घंटे के अंदर मेडिकल जांच करना जरूरी है। यहाँ पे 48 घंटे के अंदर होगा, हर 48 घंटे नहीं होगा, 48 घंटे के अंदर, गिरफ्तारी से 48 घंटे के अंदर उसका मेडिकल जांच होनी चाहिए, उसकी मेडिकल जांच की रिपोर्ट पूरी होनी चाहिए। सीआरपीसी की धारा 54 के मुताबिक अगर गिरफ्तार किए गए व्यक्ति अपनी मेडिकल जांच कराने की मांग करता है तो पुलिस को उसकी मेडिकल जांच करानी होगी, उसको डिनाई नहीं कर सकता है पुलिस। गिरफ्तारी, सातवां अधिकार, सीआरपीसी की धारा 41D के अनुसार हिरासत में लिए गए व्यक्ति को यह अधिकार प्राप्त है कि वह पुलिस जांच के दौरान कभी भी अपने वकील से मिल सकता है और बात कर सकता है, अपने परिजनों से भी मुलाकात कर सकता है और बातचीत कर सकता है। गिरफ्तारी, आठवां अधिकार, असंज्ञेय अपराधों के मामले में जिन व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है उसको वारंट देखने का अधिकार होता है, मगर सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पर संज्ञेय होगा, मगर संज्ञेय अपराधों के मामले में पुलिस बिना वारंट दिखाए भी गिरफ्तार कर सकती है। यहाँ पर आप सुधार कर लेंगे, संज्ञेय होगा। गिरफ्तारी, नौवां अधिकार, महिलाओं के गिरफ्तारी के संबंध में सीआरपीसी की धारा 46(4) के अनुसार किसी भी महिला को सूरज ढलने के बाद और सूरज निकलने से पहले गिरफ्तारी नहीं किया जा सकता है। सीआरपीसी की धारा 46 के अनुसार महिला को सिर्फ महिला पुलिसकर्मी ही गिरफ्तार कर सकती है, किसी भी महिला को पुरुष पुलिसकर्मी गिरफ्तार नहीं कर सकता है। गिरफ्तारी, 10वां अधिकार, सीआरपीसी की धारा 55A के अनुसार जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाएगा उसकी सुरक्षा और स्वास्थ्य का ध्यान पुलिस की जिम्मेदारी होगी। गिरफ्तारी, 11वां अधिकार, सीआरपीसी की धारा 57 के तहत पुलिस किसी व्यक्ति को 24 घंटे से ज़्यादा हिरासत में नहीं रख सकती है। अगर पुलिस किसी को 24 घंटे से ज़्यादा हिरासत में रखना चाहती है तो उसको मजिस्ट्रेट से इजाज़त लेनी होगी और मजिस्ट्रेट इस संबंध में इजाज़त किस आधार पर दे रहा है उसका विवरण कारण सहित भी बताएगा। गिरफ्तारी, 12वां अधिकार, सीआरपीसी की धारा 49 में कहा गया है कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को अनावश्यक अवरोध नहीं किया जाएगा, अर्थात अवरोध उतना ही किया जाएगा जितना उसको निकल भागने से रोकने के लिए आवश्यक है। नोट, सीआरपीसी की धारा 46 में गिरफ्तार करने की प्रक्रिया बताई गई है। 46(1) के अनुसार गिरफ्तारी करने में पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति जो गिरफ्तारी कर रहा है गिरफ्तार किए जाने वाले व्यक्ति के शरीर को वस्तु से छुएगा या प्ररुद्ध करेगा जब तक कि उसने वचन या कर्म द्वारा अपने आप को अभिरक्षा में समर्पित न कर दिया हो गया हो। अगर कहने का मतलब कि कोई पुलिसकर्मी या कोई प्राइवेट व्यक्ति भी और किसी को अरेस्ट करता है, कोई संज्ञेय अपराध करता है, संज्ञेय कहने मतलब बहुत गंभीर अपराध करता है और उसको अरेस्ट किया जा रहा है, तो अगर ये अपराधी अपने मन और वचन से और कर्म से स्वतः साथ चलने लगे, पुलिस वाले के साथ जाने को तैयार हो जाए तो उसको हथकड़ी नहीं लगाया जाएगा। हथकड़ी तभी लगाया जाएगा जब वो भागने की कोशिश करे
ऐसे अगर मन क्रम और वचन से अपने आप को समर्पित कर दे तो उसको हथकड़ी लगाने की ज़रूरत नहीं है। आइए कुछ अन्य रोचक तथ्यों को विचार करते हैं। अपराध क्या होता है? समाज के विरोध में किया गया कोई भी कार्य अपराध है। जो अपराध करता है उसे अपराधी कहा जाता है। किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों के उल्लंघन को अपराध कहते हैं। अपराधियों को ही समाज विरोधी तत्व भी कहा जाता है। अपराधी अपराध और उसके स्वभाव, उसके सुधार का अध्ययन जिसके तहत किया जाता है उसको अपराध शास्त्र कहा जाता है। अपराध दो प्रकार के होते हैं, संज्ञेय अपराध कॉग्निजेबल ऑफेंस और असंज्ञेय अपराध नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। संज्ञेय अपराध कॉग्निजेबल ऑफेंस क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में की धारा 2C में और असंज्ञेय अपराध की 2L में परिभाषित किया गया है। संज्ञेय अपराध 2C CRPC की धारा में परिभाषित किया गया है। संज्ञेय अपराध वह है जिसमें पुलिस किसी व्यक्ति को बिना किसी वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। पुलिस के पास संज्ञेय अपराध में बिना वारंट गिरफ्तार करने का अधिकार होता है। संज्ञेय अपराध के अंतर्गत कौन कौन से अपराध आते हैं? संज्ञेय अपराध के अंतर्गत अपराध आते हैं क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 के शेड्यूल 1 के अनुसार संज्ञेय अपराध के अंतर्गत मुख्यतः अपराध इस प्रकार है: दंगा, अपहरण, चोरी, डकैती, लूट, बलात्कार, हत्या आदि। इस तरह के जो गंभीर मामले होते हैं उसे संज्ञेय मामले कहा जाता है। इस संज्ञेय मामले में पुलिस बिना वारंट के बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है, उसको वारंट दिखाने की ज़रूरत नहीं है। असंज्ञेय अपराध क्या है? क्रिमिनल प्रोसीजर कोड CRPC की धारा 2L के अनुसार ऐसे अपराध जिसमें पुलिस को बिना वारंट के गिरफ्तार करने का अधिकार प्राप्त नहीं होता है वे सभी अपराध असंज्ञेय अपराध कहलाते हैं। जैसे भारतीय दंड संहिता की धारा 298 के अनुसार पुलिस बिना वारंट के असंज्ञेय अपराध में गिरफ्तार नहीं कर सकती है। असंज्ञेय अपराध की श्रेणी में यह सब आता है: जालसाजी, धोखाधड़ी, झूठे सबूत देना, मानहानि इत्यादि। संज्ञेय अपराध पर पुलिस सीधे कार्रवाई कर सकती है और असंज्ञेय अपराध पर कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस कार्रवाई करती है। गैर जमानती मामलों में पुलिस अपराधी को 24 घंटे तक हिरासत में रख सकती है। गैर जमानती मामलों में पुलिस अपराधी को 24 घंटे तक हिरासत में रख सकती है। भारत में अपराध और आपराधिक के परीक्षण से निपटने वाले कानून निम्नलिखित हैं: भारतीय दंड संहिता 1860, आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872। भारतीय दंड संहिता में इसमें दंड का प्रावधान किया गया है कि क्या क्या अपराध क्या क्या जो काम अपराध हैं, अपराध क्या है, कौन कौन से काम जो करेंगे आप तो उसको अपराध माना जाएगा। और आपराधिक प्रक्रिया संहिता में उस अपराध को जो दंड मिलता है उसका प्रक्रिया बताया गया है, किस प्रक्रिया के द्वारा उसको अपराधी को सज़ा मिलेगा। और साक्ष्य अधिनियम जो है उसमें ये बताया गया है कि अपराधी को क्या सबूत कैसे इकट्ठा किया जाएगा, किस क्या क्या सबूत होंगे तो उसे दंड दिया जाएगा। अपराध के कारण: हर अपराध के पीछे कुछ मुख्य कारण होते हैं जिसमें से कुछ प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं: आर्थिक कारण, मनोवैज्ञानिक कारण, शारीरिक विकार, मनोविज्ञान कारण, रंजिश आदि। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। लॉ से संबंधित और जानकारी के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि इस तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपको मिलता रहे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर अवश्य करें। कोई आपके मन में डाउट हो कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, कोई सजेशन हो उसे भी कमेंट करके मुझसे बता सकते हैं। और जितना हो सके आप वीडियो को शेयर करें कि और भी लोग भी इस जानकारी को प्राप्त कर सकें, क्योंकि बहुतों को जानकारी के अभाव में जानकारी नहीं रहता है कि अरेस्ट में मेरा क्या क्या अधिकार है, जिसके वजह से पुलिस 2-3 दिन तक किसी व्यक्ति को अरेस्ट करके अपने पास रखी रहती, अपने कहने का मतलब पुलिस कस्टडी में रखी रहती है, मजिस्ट्रेट के पास फेस नहीं करती है। तो अगर आपको ये अधिकार प्राप्त होंगे, आपको इससे लॉ की जानकारी होगी
तो आप निधड़क बिना डर के आप अपना अधिकार की मांग कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।